आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th अकाउंट्स के एग्जाम में देखिए आने वाले 40 सवाल बताऊंगा। इससे पहले भी देखिए आप सभी बच्चों को एक वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक का प्लेयर मिल जाएगा, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर उस वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां चलकर मिलता रहे। तो देखते हैं क्या सवाल आपसे पूछा हुआ है। पहला सवाल कि वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाता है। और ये सवाल देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में अपलोड मिलेगा, तो कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं आने वाला, चाहे आप इंग्लिश में टिक करिएगा इंग्लिश में, चाहे हिंदी में टिक करिएगा। तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, पुस्त पालन। इसका यानी बुक कीपिंग क्या हो जाएगा? राइट, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चे पूछा हुआ है कि लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा जो निवेश किया जाता है, नकदी माल या संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? कैश, गुड, क्रॉप्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड पूंजी यानी कैपिटल। स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट, या फिर चालू संपत्ति करंट एसेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लाभ कमाने के लिए हम लोग क्या इन्वेस्ट करते हैं? पैसा। पैसा यानी कैपिटल यानी क्या हो जाएगा? पूंजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पर पूछा गया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, यानी भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ जो चार्टेड अकाउंट है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुआ था ये हमें बताना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1949, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपसे बच्चों से पूछा हो यहाँ पर कि व्यवहार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। सत्य है, गलत है, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है, बेसिकली कुछ कह नहीं सकते, या फिर नन ऑफ द दीज ऑप्शन हो जाएगा। तो व्यापार पर जो छूट है केवल क्रेडिट लेन देन पर दिया जाता है, क्या ये बात देखिए यहाँ पर सही आपसे बच्चों से पूछा हुआ है? तो नहीं, देखिए ये बात एकदम गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, आमतौर पर देखिए जो लेखा अवधि होती है वो शुरू यानी जो अकाउंटिंग होता है बेसिकली वो कितने टाइम से शुरू होता है? टाइम पीरियड बताना है। तो हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर देखिए डी नंबर यहाँ लिखाना चाहिए था पहले बात। तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सवाल है देखिए हमारा बच्चों, ये क्वेश्चन में 6 कर लीजिएगा, यहाँ टाइपिंग गलती हो गया थोड़ा सा, कि अचल संपत्तियों में देखिए शामिल है, यानी फिक्स एसेट इंक्लूड अंतिम रहता, क्लोजिंग स्टॉक, अग्रिम भुगतान या भूमि या फिर नगद। तो इसमें देखिए क्या शामिल होता है? तो याद रखिए शामिल होता है भूमि यानी कि लैंड। फिर अगला हमारे पास चालू संपत्ति में क्या शामिल होता है इसमें पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बैंक में जो नकदी यानी कैश एट बैंक। इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर। इसका टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा व्यय यानी खर्च नहीं है? मजदूरी खाता, किराया खाता, फर्नीचर मरम्मत खाता, या फिर यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन सेम लिखा गया, ठीक है, तो एक हम लोग काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? फर्नीचर मरम्मत खाता हो जाएगा, इसका सही फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास व्यवसायियों द्वारा देखिए यहाँ पूछा गया है कि अपने निजी उपयोग के लिए जो आहरित राशि होती है उसे क्या कहा जाता है? नगद, वेतन, आहरण या ऋण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसे कहा जाएगा ड्राइंग्स या फिर आहरण इसे कहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि यह अवधारणा के निकट भविष्य में एक व्यापारिक उदय को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया सकता। ये किस प्रकार की देखिए अवधारणा है यह बताना हमें। कंसेप्ट है मौद्रिक इकाई की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, मिलान अवधारणा, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ये देखिए किस प्रकार की अवधारणा है? चालू व्यवसाय की अवधारणा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास व्यवसायिक इकाई अवधारणा में क्या कहा गया देखिए बताना, यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट व्हाट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए 11 नंबर में कि व्यवसाय को उसके मालिक से अलग माना जाता है, व्यावसायिक इकाई लाभ के लिए, व्यावसायिक इकाई लाभ के लिए होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी व्यवसायी यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यवसाय व्यक्तिगत लाभ का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या टिक करिएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर टिक करिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय के लिए उसके मालिकों से अलग माना जाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है यहाँ 12 नंबर कि धन मापन अवधारणा है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है इसमें लागू होता है बताना है। 4 कथन दिए गए और 4 कथन, पहला कथन पढ़ते हैं कि केवल सभी वित्तीय जो लेन देन होता है उसके लिए लागू होता है। तो हाँ, मनी मेजरमेंट में यही होता है हमारे पास ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। अगला 13 नंबर सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि कराधान के लिए यानी टैक्स, बेसिकली टैक्स के लिए प्रावधान के लिए क्या किया जाता है? रूढ़िवादी की अवधारणा यानी कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, चालू व्यवस्था की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या फिर मिलान की अवधारणा, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूढ़िवाद की धारणा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है हमारे पास देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ कैपिटल बताना है, लिएबिलिटीज दिया हुआ है हमें और एसेट का वैल्यू दिया हुआ है और हमें कैपिटल निकालना है। क्या आप लोग निकाल सकते हैं ये सवाल?
कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 60,000, ऑप्शन नंबर बी। अब बना के चेक करना है हर बच्चा को, ये नहीं कि डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा, जब बना के बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा आपका। फिर अगला है आपसे बच्चों को देखिए बुक कीपिंग यानी पुस्तक पालन का देखिए क्या उद्देश्य होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ सौदों का पूर्ण अभिलेखन। फिर ऑप्शन नंबर बी है व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी समंकों का विश्लेषण एवं निर्वाचन, या फिर दोनों कथन देखिए यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो 15 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा आपसे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सौदों का पूर्ण अभिलेखन यानी कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है, बुक कीपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा ए नंबर, ठीक है। फिर अगला है लेखांकन में देखिए लेखा होता है किस प्रकार, केवल वित्तीय लेन देन का, केवल गैर वित्तीय लेन देन का, वित्तीय एवं गैर वित्तीय दोनों लेन देन का, या फिर स्वामी के निजी लेन देनों का यहाँ पर होता है। तो लेखांकन में हम लोग क्या करते हैं, केवल जो भी ट्रांजैक्शन होता है जो फाइनेंशियल उसमें इंक्लूड करते हैं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास क्रय खाते की राशि, क्रय खाते की जो शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है किस में बताना है, लाभ और हानि खाता, लाभ और हानि विनिमय खाता, या फिर लाभ और समायोजन खाता, या फिर व्यापारी खाता। तो किस में इसे हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, यह हमें बताना है। तो वो हो जाएगा व्यापारी खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर संयंत्र की नगद खरीद परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश किस में आएगा, कुल संपत्ति में कमी, कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं, कुल संपत्ति में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कुल संपत्ति में कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास संयंत्र उधार में जो खरीदा जाता है उसमें क्या असर देखने को मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कुल संपत्ति यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा, यानी इंक्रीज टोटल एसेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये डी नंबर देखिए यहाँ लिखाना चाहिए था, कुछ को देखिए मोबाइल से टाइप करने थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है, इसलिए कोई कोई पॉइंट ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास 20 नंबर पूछा हुआ है कि यह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा ये खाते है, प्राकृतिक व्यक्ति का खाता, अप्रत्यक्ष व्यक्ति खाता, प्रतिनिधि व्यक्ति खाता, या फिर अप्रत्यक्ष व्यक्ति का खाता, कौन सा खाता ये कहलाता है याद रखिएगा। तो खाता का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, पूछा गया, उधार माल खरीदना, भवन खरीदना, वेतन भुगतान करना, या फिर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना। तो कौन सा देखिए वित्तीय प्रकृति का नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है देखिए मशीन खाता है क्या, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई भी कथन से नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वो रियल अकाउंट से बेसिकली बैलेंस करता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, सी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला है देखिए फिर एक सवाल दिया हुआ है 31 मार्च 2021 को 5,000 रुपये मूल्य के साथ माल का विक्रय मूल्य किए जाने के बाद उसके बाद देखिए 8,000 रुपये का अंतिम स्टॉक बचा हुआ रहता है। अब यहाँ पर हमें पूछा ये घटना है, एक लेन देन है, लेन देन के साथ एक घटना या तो कुछ भी नहीं है, सीधा बताना है आपको। तो ये क्या है, बेसिकली एक घटना है जिसके पास क्या होता है जब बेचता है तो उसको बेचने बचता है सामान। तो ऑप्शन नंबर ए क्या टिक कर लीजिएगा, ए नंबर एक घटना एन इवेंट। फिर नाममात्र खाते में देखिए यहाँ पूछा गया है कि डेबिट जो है वो क्या दर्शाता है, खर्च, आय, देयता, या इनमें से कोई नहीं। तो नाममात्र खाते यानी डेबिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट क्या दर्शाता है हमें, तो दर्शाता है क्या, खर्च, एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास अगला सवाल है आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है, ड्राइंग्स कम अंडर विच अकाउंट, व्यक्तिगत, वास्तविक, अव्यक्तिगत, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो किसके अंतर्गत आता है बच्चों, तो ये आता है व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास पुस्तक पालन की प्रारंभिक इकाई क्या है, हमें ये बताना है, रोज नामचा प्रविष्ट यानी जनरल एंट्री, योग करना, शेष करना, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला सवाल है माल की खरीद जो नगद खरीद होती है उसमें क्या दर्ज किया जाती है, क्रय पुस्तक पे, विक्रय पुस्तक पे, नगद पुस्तक, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो किसमें नोट किया जाता है, नकद पुस्तक यानी कैश बुक। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ देखिए यहाँ पर कि लेखांकन की मान्यताएं हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग इज विनिमय, अवधि, मापकी का, या सारे के सारे कथन जो दिए गए वो सत्य है। तो देखिए लेखांकन ये सारे के सारे कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर डेबिट कौन तैयार करता है, डेबिट नोट कौन तैयार करता है ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं जो सेलर होता है यानी विक्रेता उसे तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर रोकड़ काटा हमेशा यानी कैश अकाउंट हमें क्या दिखाता है, डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, डेबिट या दोनों, या फिर कुछ भी नहीं दिखाता है, दोनों में कोई एक दिखाता है हमें। तो ये क्या दिखाता है बच्चों, तो याद रखिएगा ये दिखाता है हमें सिर्फ डेबिट शेष यानी डेबिट बैलेंस दिखाता है। फिर अगला सवाल है किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को देखिए व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, अवधि की अवधारणा, अस्तित्व की अवधारणा, सार्थता की अवधारणा, या एक रूपता की अवधारणा। किस अवधारणा के अनुसार देखिए व्यक्ति के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, तो याद रख लीजिएगा इसे बोला जाता है अस्तित्व की अवधारणा यानी एंटाइटी कंसेप्ट। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों से पूछा यहाँ पर फर्नीचर का कारोबार करने वाले व्यापारी जो होते हैं, खरीदा गया फर्नीचर उसके लिए क्या माना जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सीधा बात जो कुछ सामान खरीदेंगे वो हमारा परचेज हो जाएगा या फिर क्रय हो जाएगा, कह सकते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर अगला हमारे पास संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट क्या होगा, क्रय खाता के लिए, संपत्ति खाता के लिए, रोकड़ खाता, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, ये कोई भी किसी के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिया, नन ऑफ द अबव। फिर माल के बिक्री के लिए जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, क्रय खाता के लिए, विक्रय खाता के लिए, रोकड़ खाता के लिए, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विक्रय खाता के लिए, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारे पास मूल प्रलेख के अंतर्गत आते हैं क्या, रसीद, बीजक एवं बिल, जमा की पर्ची, या सभी कथन सही है। तो जो मूल प्रलेख यानी अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स किसके अंतर्गत आता है ये बताना है, तो ये सभी कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर ट्रायल बैलेंस यानी तलपट क्या है हमें बताना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो कह सकते हैं जो बैलेंस का जो शेड्यूल रहता है, जो लिखा हुआ रहता है, शेषों की सूची कह सकते हैं हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला हमारे पास क्रेताओं के द्वारा माल वापसी कर भेजा नहीं जो चिट्ठा होता है उसे क्या कहा जाता है, नाम पत्र, जमा पत्र, वापसी पत्र, नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा, नाम पत्र, ऑप्शन नंबर ए, डेबिट नोट। फिर अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है, रोज नामचा, यानी क्या तैयार करते हैं हम लोग बेसिकली ट्रायल बैलेंस से, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस से जनरेट करते हैं क्या, फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते। फिर एक सवाल देखा न्यूमेरिकल का दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ, लिएबिलिटी दिया हुआ, टोटल एसेट पूछा हुआ है, तो कैलकुलेट करिएगा बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि तलपट के दोनों पक्षों में मिलान नहीं होता तब कौन सा खाता खोला जाता है, यानी इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली विच अकाउंट इज ओपनड, सस्पेंस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या नन ऑफ द दीज। तो कौन सा अकाउंट देखिए उस टाइम खोला जाता है, तो उसे कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए, उनचत खाता इसे कह सकते हैं आप लोग। तो ये थे हमारे पास क्लास 11th अकाउंट्स के देखिए टॉप 40 एमसीक्यू जो मैंने आपको करवा दिए। आपको इससे पहले देखिए मैंने एक अकाउंट का करवाया था, और इस साल का देखिए जो मॉडल पेपर उतना पढ़ लीजिएगा, आपको अकाउंट्स में से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका 40 का 40 सवाल यहाँ से बढ़ जाएगा। बाकी आपको अकाउंट्स, आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड जो भी बच्चे सारा का सारा चैनल देखिए, कंटेंट पर अपलोडेड, चैनल पर अपलोडेड है, जाके देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।